चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध में भारतीय छात्र समेत दुनिया के तमाम देशों के नागरिक फंसे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक 17,100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाया जा चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की कवायद जारी है। इतना ही नहीं, भारत सरकार अन्य देशों के लोगों के लिए भी अपनी सहायता प्रदान कर रही है। इस बीच यूक्रेन से 9 बांग्लादेशी भी बचाए गए, जिसे लेकर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। यूक्रेन पर रूस के हमले के फिलहाल जारी हैं और अब तक देश के कई शहरों को भारी नुकसान पहुंचा है। युद्ध के इस माहौल के बीच में भारत अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच फंसी पाकिस्तान की अस्मा शफीक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय दूतावास को शुक्रिया कहा है। दरअसल भारतीय दूतावास की मदद से अस्मा शफीक को यूक्रेन से निकाला गया है और वह अपने वतन वापस लौट रही है। इस पर पाकिस्तान की अस्मा शफीक ने कीव में भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें वहां से निकालने के लिए धन्यवाद किया। अस्मा शफीक को भारतीय अधिकारियों द्वारा बचाया गया, जो अभी यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए पश्चिमी यूक्रेन के रास्ते में है। अस्मा शफीक ने भारतीय दूतावास और पीएम मोदी को उन्हें सुरक्षित निकाले जाने के लिए धन्यवाद कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज विकास दर हासिल करने और इकोनॉमी को महामारी महंगाई के दबाव से बाहर लाने का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि तेज आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। पीएम मोदी ने बैंकों से अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े बिजनेस को जितना हो सके उतने आर्थिक मदद दें। इसके अलावा शून्य कार्बन उत्सर्जन जैसे कि प्रोजेक्ट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष निर्यात और स्टार्टअप को भी बड़ी संख्या में लोन दिए जाने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि बैंकों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े बिजनेस को तत्काल लोन देना चाहिए। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, वेयर हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग और कृषि उत्पादों की ढुलाई जैसे बिजनेस को बढ़ावा देने से ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ेंगे और अब हम इन क्षेत्रों के विकास के साथ दुनिया के चैंपियन प्लेयर बन सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र ही पूरे इकोनॉमी की अगुवाई करेगा अगर उसे बेहतर आर्थिक मदद दी जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 11 सालों में राजस्थान में बेनामी जोत से अपनी आय को 106 करोड़ रुपए से कम बताया। आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी असल कमाई को छुपाया है। आयकर विभाग ने इस राशि को मूल्यांकन वर्ष 2010-11 से 2020-21 के दौरान उनकी आय में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। आयकर विभाग ने वाड्रा की 7 कंपनियों की आय में लगभग 9 करोड़ रुपए जोड़ने का भी प्रस्ताव किया है, जो कि 2010-2011 से 2015-2016 का मूल्यांकन वर्ष के दौरान की है। विभाग ने दिसंबर 2021 में वाड्रा की आय 106 करोड़ रुपए और उनकी 7 कंपनियों लगभग 9 करोड़ रुपए की कम जानकारी देने को लेकर अपने निष्कर्षों की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को भी दी थी। आयकर चोरी पर आय की कम जानकारी देने के लिए दे करके 50% का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि गलत जानकारी देने के कारण कम आय की जानकारी सामने आती है तो जुर्माना दे कर का 200% होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यूक्रेन में चंदन जिंदल की हुई मौत पर दुख का प्रकट करने के लिए बरनाला में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिवार के साथ दुख साझा किया। इस मौके पर उन्होंने परिवार के साथ हमदर्दी व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार की हर तरह से सहायता की जाएगी और पंजाब में मृतक की देह लाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से भी यत्न किए जाएंगे। इस मौके पर सीएम चन्नी के साथ कई और नेता भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि बरनाला और रिटायर्ड फार्मासिस्ट शीशन जिंदल का बेटा चंदन जिंदल यूक्रेन के विनिसिया शहर में नेशनल पाइग्रोव मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भर्ती था और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वह कोमा में चला गया था और बीती 4 फरवरी से आईसीयू में भर्ती था और जिसकी 2 मार्च को मौत हो गई। चंदन के पिता 2 दिन पहले ही यूक्रेन से भारत वापस आए हैं और परिवार द्वारा चंदन के मृतक देह को भारत लाने के लिए प्राइवेट एजेंसी से संपर्क किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कम जिला चयन अफसर ईशा कालिया की तरफ से मतदान की संख्या के मद्देनजर जिले की हद के अंदर 10 मार्च को वोटों की संख्या वाले दिन काउंटिंग सेंटरों से 100 मीटर के एरिया में दुकानें आदि बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर भी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस एरिया में पैदल चलने को ही इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती रतन प्रोफेशनल कॉलेज सेक्टर 78 और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 78 मोहाली में की जाएगी। इस दौरान अमन और कानून की स्थिति को कायम रखें और लोक हित को मुख्य रखते हुए वोटों की गिनती सेंटरों के आसपास के 100 मीटर के दायरे में दुकानें आदि को बंद करने, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चलाने पर पाबंदी लगाई गई है, जिससे वोटों की गिनती का काम सही तरीके से निपटाया जा सके।
पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित होने में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। करीब करीब सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुमानों में आम आदमी पार्टी पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अगर वास्तविक चुनाव परिणाम भी यही रहता है तो सूबे के अगले मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे। चुनाव परिणाम घोषित होने के चंद घंटों पहले धुरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। धुरी के लोग आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान की जीत को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। लोगों की यह आशंका डेरा सच्चा सौदा की भूमिका को लेकर है। डेरा सच्चा सौदा धुरी में वोट शिफ्ट में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसे में धुरी में आम आदमी पार्टी के समर्थकों के मन में बड़ा सवाल है कि आपके बहुमत में आने पर भी क्या पंजाब के अगले सीएम भगवंत मान ही होंगे। अगर आप पंजाब की सत्ता में आती है तो भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के लिए धुरी विधानसभा क्षेत्र में उनकी जीत बहुत जरूरी है। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक उत्तराखंड और गोवा में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करने जा रही है। गोवा और उत्तराखंड को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई है। इसके साथ ही इन दोनों राज्यों की राजधानियों में राजनीतिक दलों ने चुनाव के बाद के परिदृश्य के लिए तैयारी शुरू कर दी है। गोवा में कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के नेता बुधवार यानी कि आज एक होटल में एकत्रित हो रहे हैं, जबकि पार्टी उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ करने पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 10 मार्च को घोषित हो रहे हैं। वाराणसी में इस बार 10 मार्च को होली जैसा माहौल होली के पहले ही बनता दिख रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता अब जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणाम को लेकर सपा, बीजेपी और कांग्रेस जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में बनारस के गुलाल मंडी में गुलाल की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त को देखते हुए केसरिया रंग खासे डिमांड में है। बनारस के साथ ही आसपास के जिलों में भी लोग सुबह से ही यहाँ केसरिया और लाल गुलाल का ऑर्डर देने यहाँ पहुंच चुके हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल 2 साल पुराने मामले में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। 1 फरवरी 2019 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में आजम खान पर केस दर्ज हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2 साल पहले एक मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दी है। हाईकोर्ट लखनऊ की जस्टिस रमेश सिन्हा की कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। उन पर 1 फरवरी 2019 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और वहमनस्यता फैलाने का केस दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ 2 और केस पेंडिंग है और फिलहाल वो सीतापुर जेल में ही बंद हैं। पूर्व मंत्री और सांसद आजम खान रामपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस मामले में जमानत के बाद भी वे जेल में ही रहेंगे। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार अब कम हो रही है। भारत में एक दिन में कोरोना के 4,575 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,75,883 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 46,962 तक पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक 145 और मरीजों की जान गंवाने से अब मृतकों की कुल संख्या 5,15,355 पर पहुंच गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.11% है। देश में इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,24,13,566 हो गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।